हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपाली केंदुरकर और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पेपर सेकंड बी का टॉपिक हेल्थ एंड सोशल इश्यूज़। ये मेरा 13th वीडियो है। इसके पहले मैं 12 वीडियोस इसी टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो लिंक में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो फैमिली हम देख ले, फैमिली होता क्या है। तो सभी को पता है कि फैमिली जो है कि बेसिक यूनिट है जिसमें सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरों की नीड्स को पूरा करते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में रहते हैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके, तो फैमिली जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है सोसाइटी की। सो फैमिली वेलफेयर अगर हम देखें तो फैमिली वेलफेयर अगर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, देखिए अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में जनरली हम किसको इंक्लूड करते हैं? जनरली हम इंक्लूड करते हैं हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों को। ओके, ये होती है एक फैमिली। ओके, और अगर हम ब्रॉडर सेंस में, अगर हम इंडिया के सेंस में देखें तो कई बार इसमें दादा दादी भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, ओके, उसको हम एक फैमिली बोलेंगे जो एक दूसरे के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग, एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग में जुड़े हुए लोग हैं। ओके, सो फैमिली वेलफेयर इंक्लूड्स नॉट ओनली प्लानिंग ऑफ बर्थ। हम यहाँ पर सिर्फ फैमिली वेलफेयर अगर आप देखेंगे ना, अगर आप थोड़ा गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको फैमिली प्लानिंग आपको जैसे ही आपने फैमिली वेलफेयर डाला आपको फैमिली प्लानिंग मिल जाएगा। ओके, बट फैमिली वेलफेयर सिर्फ फैमिली प्लानिंग से या बर्थ से रिलेटेड नहीं है कि आप फैमिली को प्लान कर रहे हो। या फिर देखो क्या होता है कि सबसे आपकी कभी फैमिली कब स्टार्ट होती है? व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ फैमिली, व्हेन एनीबडी इज गोइंग टू स्टार्ट अ फैमिली, डेफिनेटली व्हेन ही और शी गॉट मैरिड। ओके, जब उसकी शादी हो जाती है। ओके, और उसके बाद हम सबसे जो कहना चाहिए कि उसके बाद भी फैमिली स्टार्ट नहीं होती जब तक कि एक बच्चा ना घर में आ जाए। ओके, तो यहीं से कि आप एक बर्थ को, मैरिज के बाद एक बर्थ प्लान करते हो। ओके, कब इश्यूज होंगे घर में। ओके, और उसके बाद एक फैमिली बनती है। तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग का, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स का, ये फैमिली वेलफेयर का ये मीनिंग नहीं है कि सिर्फ यू आर प्लानिंग बर्थ्स। ओके, यहाँ पर पूरी फैमिली का वेलफेयर है जिसमें पूरी फैमिली की हेल्थ आएगी। फैमिली हेल्थ की डेफिनेशन मैं आपको आगे बताती हूँ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली हेल्थ का क्या मीनिंग है। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है इंडिया में काफ़ी प्रायोरिटी पे लिया गया। देखिए आप देखोगे तो वर्ल्ड की जो एक पॉपुलेशन है एक टाइम के बाद काफ़ी इंक्रीज होने लगी। इंडिया में तो एक्सप्लोजन होने लग गया था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, 1994 में ही पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन 1994 एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इट वाज हेल्ड इन 1994, स्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल कंसेंसस ऑन अ न्यू अप्रोच टू पॉलिसीज टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, की किस तरीके से पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए। पर 1951 में ही इंडिया में फैमिली प्रोग्राम्स को लॉन्च कर दिया गया था ताकि कंट्री की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके। वो अलग बात है कि कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। ओके, इसी के लिए जनगणना बिल और कह रहे कि जो बिल जनगणना तो खैर इस बार की हो नहीं पाई, सेंसस पॉसिबल नहीं हुआ है 2020 में। ओके, बट देखिए जनसंख्या बिल वगैरह जो भी है कब आता है, क्या होता है। ओके, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, नहीं तो 2030 में तो पक्का है कि हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे। ऐसे डेटाज अवेलेबल है, ऐसे सर्वेज ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को 1.2930 ही हो गया, अब तो 1.30 बिलियन पीपल्स को संभालना। ओके, तो यहाँ पर इतनी फैमिलीज़ के वेलफेयर के बारे में, गवर्नमेंट को इतनी लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना है, तो फैमिली प्लानिंग इंडिया के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही जाता है। ओके, मैं फैमिली हेल्थ की आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ओके, 2 बार मैंने देखा, 2-3 बार इसको जनरली पूछा जा चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली हेल्थ और डिस्क्राइब फैमिली हेल्थ। ओके, सो इट्स अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव इंटरैक्शन बिटवीन फैमिली मेंबर्स विच enables each members of the family to enjoy optimum physical, mental, social and spiritual well-being. ओके, अब यहाँ पर फैमिली मेंबर्स जो है वो आप भी फैमिली में रहते हैं, हम भी फैमिली में रहते हैं। ओके, सभी फैमिली में रहते हैं ना, तो क्या करते हैं हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते, डिपेंड कर रहा है कि वो इंटरैक्शन किस तरीके का है। ओके, हम वो पॉजिटिव इंटरैक्शन है, नेगेटिव है, हम उससे हमारी ग्रोथ कैसी हो रही है, हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है, हमारी जो मेंटल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उस पर कैसा फैक्ट पड़ रहा है। ओके, उसको हम फैमिली हेल्थ में इंक्लूड करेंगे। ओके, अब आ जाता है कि आप फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में क्या क्या इंक्लूड करोगे, कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। तो फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी,
काउंसलिंग एंड सर्विसेज टू वुमेन फॉर हेल्दी रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि फैमिली कब स्टार्ट होती है? जब शादी होती है, और उसके बाद जब बच्चे प्लान करने आप कर रहे हो, तब आप अपनी बोलते हो कि फैमिली स्टार्ट हुई है। इसीलिए वुमेन को और इवन दोनों हस्बैंड वाइफ्स को काउंसलिंग देना, उनको प्लानिंग की, फैमिली प्लानिंग की इन्फॉर्मेशन देना, काउंसलिंग देना, इवन सर्विसेज भी प्रोवाइड करना फॉर हेल्दी रिप्रोडक्शन। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देखो 90s के पहले तक तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इवन मदर मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई, 1995 तक काफ़ी हाई थी। 1995 के बाद थोड़ा सा हम इस चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर पाए हैं, पर अभी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी लोग बिलीव नहीं करते गाँव में। ओके, उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके बाद भी दाई वगैरह पे, होम डिलीवरी पे, जो डिलीवरी घरों में ही हो जाती है, उसी पे ही भरोसा करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन देना, किसके बारे में एजुकेशन देना? एजुकेशन अबाउट सेफ डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी, कि आपकी जो डिलीवरी का टाइम है तो डिलीवरी बहुत सेफ हो, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम होता है। ओके, जीवन मरण का प्रश्न है, तो यहाँ पर सेफ डिलीवरी होना, कि बिल्कुल अगर इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी होगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो डॉक्टर्स दे आर एबल टू हैंडल इट। ओके, और दूसरा, डिलीवरी के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको भी कर्ब किया जा सके ऑफ मदर एंड द बेबी, और जो भी बिफोर प्रेगनेंसी जो भी वुमेन को ट्रीटमेंट चाहिए, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो भी ट्रीटमेंट चाहिए, उसकी एजुकेशन देना, ये किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हेल्थ केयर फॉर इन्फेंट्स, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीजेस। अब कोरोना का भी वैक्सीन जैसे बन जाता है ना, अगर प्रिवेंटिव हो जाती है, वैक्सीन के थ्रू बन रहा है। आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि दुबई में बन चुका है, वहाँ पर सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, रशिया में इसके पहले पड़ चुकी, इंडिया में तो चल ही रहा है। ओके, और अभी तक कुछ पता नहीं कब तक वैक्सीन जाएगी, पर ऐसी बहुत सारी डिजीजेस है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो ऑल द डिजीजेस विच आर प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन, तो इन्फेंट्स का इम्यूनाइजेशन हो ही जाना चाहिए। ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स का हम इसको गोल भी बता सकते हैं। ओके, एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ओके, इनका भी, इवन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, उनको प्रिवेंट करना और उनका ट्रीटमेंट करना फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में आ जाएगा। तो फैमिली, देखिए सब फैमिली की ही हेल्थ को लेके बातें हो रही है। ओके, अब इम्पैक्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज़ की क्या इम्पैक्ट हुए? तो जब फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज़, क्योंकि हमने देखा 1951 से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो अब इसका नतीजा ये है, इसका रिजल्ट ये है, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स है, क्योंकि लोगों को अब अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में पता पड़ चुका है। अब यहाँ पे देखिए डेटा कितने बढ़िया, 98% वुमेन और 99% मैन जो है, दे आर अवेयर। ओके, और एज ग्रुप क्या उनका 15 to 49 के बीच के लोग हैं, दे आर नोइंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्शंस मैथड। ओके, उन्हें पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जा सकते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। एडोलेसेंट एज इसलिए यहाँ पर 15, क्योंकि हमारे जनरली गाँव में भी 15 साल की उम्र में भी शादियाँ कर दी जाती है। ओके, और एडोलेसेंट्स को, क्योंकि वो हार्मोनल डेवलपमेंट इस टाइप का होता है, वो सेक्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकते हैं, इसलिए उनको भी नॉलेज देना, एक सेक्स एजुकेशन देना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के इसमें जितने भी एडोलेसेंट्स हैं, एटलीस्ट अगर गाँव में भी रह रहे, वेदर दे बिलोंग टू विलेज और दे बिलोंग टू बैकवर्ड एरिया, बट स्टिल दे आर हैविंग नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मैथड. Okay, then 97% women, they are aware about, or they are having knowledge about female sterilization, and 95% men are having this knowledge. Female sterilization means परमानेंट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, मतलब पूरी तरीके से अब जो प्रेगनेंसी वो होगी ही नहीं। तो इसके लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं, उसको जो मेथड्स होते हैं, उसको फीमेल स्टरलाइजेशन कहते हैं। स्टरलाइजेशन के थ्रू ही प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ओके, तो 97% विमेन को इसके बारे में अब नॉलेज है। ओके, और उनको जितनी भी फैमिली प्लानिंग की पॉपुलर मेथड है वो सब पता है। ओके, जबकि अगर मेल स्टरलाइजेशन की बात की जाए, जो हमारी देश में काफ़ी कम होती है, जिसके लिए मेल कभी राज़ी नहीं होते हैं, ओके, अगर उनकी बात की जाए तो मॉडर्न परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ओके, वो सारी तो वुमेन ही फॉलो करती है। मेल के बारे में सिर्फ 79% वुमेन को नॉलेज है और 80% मैन को नॉलेज है, जो हमारे जनरली फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, देन 93% ऑफ मैन हैव अवेयरनेस अबाउट द यूसेज ऑफ कॉन्डम्स, वाइल ओनली 74% ऑफ वुमेन आर अवेयर ऑफ द सेम। ओके, मैन में ज़्यादा नॉलेज है कॉन्डम्स के बारे में, जो कि वुमेन को इतना नॉलेज नहीं है। ये सारे डेटाज आपको याद रखने पड़ेंगे। अराउंड 80% ऑफ मैन एंड वुमेन हैव फेयर नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो पिल्स आती है, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, जैसे मालाडी वगैरह, तो जो पिल्स होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनके बारे में भी काफ़ी अब लोगों को नॉलेज हो चुका है। तो ये इम्पैक्ट है फैमिली वेलफेयर
वेलफेयर प्रोग्राम्स का। अब स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की, आपको क्या लगता है किस तरीके से स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए ताकि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सक्सेसफुल हो? तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर लूँगी, एजेंडा जो यहाँ पे पॉइंट रखा गया है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, रेजिंग द एज ऑफ द मैरिज। सिंपली अगर आपको फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स की सक्सेस चाहिए, आप एज बढ़ा दो शादी की। क्यों? क्योंकि शादी की एज बढ़ाने तक क्या होगा कि अब लड़की को पढ़ने का मौका मिलेगा। ओके, मे बी वो पढ़े लिखे, ओके, पढ़ लिख के क्या करे, पढ़ लिख के जब अपनी फैमिली बनाए तो नाउ शी विल बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग, कि उसको फैमिली प्लानिंग का ज़्यादा नॉलेज होगा। इसकी बजाय अगर आप 15-16 साल के या छोटे बच्चों की शादी कर दोगे, क्या होगा, रिप्रोडक्टिव एज आएगी, 15-16 साल तक उनकी खुद की फैमिली बन जाएगी। क्या वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लायक है? बिल्कुल भी नहीं होते। एक 15-16 साल के बच्चे किसी भी हालत में अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा 1978 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल आया था। ओके, उसमें जो है मैरिज की एज बढ़ा के 21 ईयर्स मेल्स के लिए कर दिए, 18 ईयर्स फीमेल्स के लिए कर दिए। ओके, एंड दिस हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी। तो इससे क्या होगा कि एक एज अच्छी आ जाएगी, क्योंकि 15-16 साल की एज क्या है, काफ़ी एकदम इमेच्योर एज है जहाँ पर वुमेन शी इज़ नॉट अवेयर अबाउट हर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर ऐसे इसमें मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि जब आप एक मेच्योर एज में आ जाते हो, आप अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में अवेयर हो, तो हेल्दी ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में हेल्दी बेबी की डिलीवरी होगी, मदर भी हेल्दी रहेगी। इसलिए इस एज को रखा गया। ब्रेस्ट फीडिंग इसके थ्रू एनकरेज की गई, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, माँ का दूध अवेलेबल होना चाहिए, इसके बारे में भी नॉलेज नहीं होता है। ओके, देन इसके बाद लिटरेसी है। तो देखिए, लिटरेसी और फर्टिलिटी रेट का डायरेक्ट रिलेशन है। एक अनपढ़ महिला, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा फैमिली प्लानिंग के बारे में। एक घर अगर इलिटरेट है, ओके, तो वहाँ पर बच्चों को भगवान की देन ही समझा जाएगा कि चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ द गॉड। ओके, हु वी आर टू स्टॉप दैट। ओके, हम कोई नहीं होते इसको स्टॉप करने के लिए। लेकिन अगर एक पढ़ी लिखी महिला है और पढ़े लिखे पूरा फैमिली है, तो उनको एक रियलाइजेशन होगा कि छोटी फैमिली का क्या महत्व है और बच्चे कितनी गैप के अंदर होने चाहिए और किस एज में होने चाहिए। ओके, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा इकोनॉमी की तरफ, मतलब जो कहना चाहिए कि फैमिली का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड इससे बढ़ेगा। ओके, तो गर्ल्स की एजुकेशन अगर आप स्ट्रेस देंगे प्रायोरिटी पे गर्ल्स के एजुकेशन पे, तो ये देखा गया है कि जितनी भी एजुकेटेड वुमन है, लिटरेट वुमन है, उनके अंडर जो भी विमेन पढ़ी लिखी हैं, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है। मतलब वो 2 बच्चों पे स्टॉप या 3 बच्चों पे तो एटलीस्ट स्टॉप कर ही दिया जाता है, और फैमिली भी बहुत अच्छे से प्लान कर सकती है एक लिटरेट वुमन। तो महिलाओं की एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी होती है। देन मास मीडिया, हम ऐसे प्रोग्राम्स जनरली जब हम टीवी देखते हैं, तो जनरली जब आप दूरदर्शन देखते हो, तो दूरदर्शन कभी आपने देखा होगा, मुझे नहीं लगता आप कोई दूरदर्शन देखता भी होगा। ओके, पर दूरदर्शन पे जनरली इस टाइप के गाँव में तो देखे जाते हैं अभी भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स आते हैं जहाँ पर फैमिली के बारे में बताया जाता है कि आप अपनी फैमिली प्लान कीजिए, जिससे आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो पूरा जितना भी मास मीडिया है, ऑब्वियसली इसका यूटिलाइजेशन करना ही चाहिए, क्योंकि लोगों के कानों तक, आंखों तक, दिमाग तक ये पहुंचाएगी बातें। रेडियो के थ्रू हो, चाहे तो टेलीविजन के थ्रू हो, सिनेमा आप देखने जाए तो सिनेमा के बीच में जो ऐड चलते हैं वहाँ पर भी इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाना चाहिए। न्यूज़पेपर में भी बाकायदा लोगों को अवेयर करना चाहिए फैमिली प्रोग्राम्स के बारे में। पपेट शोज जहाँ पर लोग अनपढ़ हैं, लोग नहीं पढ़ पाए, ज़्यादा लिटरेट है, एंड दे आर नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट family planning programs or family welfare programs, so this type of show can help them to improve their knowledge about family planning। क्योंकि एक शो आप देखो, कोई अगर आप किसी चीज़ को आप समझाओ, इसके अलावा अगर आप उसको दिखा के समझाओ तो ज़्यादा इम्पैक्ट उसका अलग पड़ता है। ओके, तो मास मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को की सक्सेस के लिए। इसके स्ट्रेटजी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इंसेंटिव्स की मैं बात करूँ तो मॉनिटरी इंसेंटिव्स हैव बीन गिवन इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ऐसी बहुत सारी जननी सुरक्षा योजना है, ओके, और किलकारी योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं। इवन घर तक व्हीकल आता है लेने के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए पैसे दिए जाते हैं कि अगर आपके दो बच्चों तक, ऐसा नहीं कि काफ़ी बच्चों, 2 बच्चों तक,
ओके आपको पैसा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप वर्किंग हैं तो वर्किंग में जो भी पेंशन होगी इसके रिलेटेड रिगार्डिंग जो डिलीवरी पीरियड है उससे उसमें भी अगर आपको मनी की 12,000 के समथिंग दिया जाता है। अब रेज हो गया तो मुझे अभी अभी याद नहीं है, बट 12,000 की समथिंग अगर वर्किंग वुमेन है तो उसको भी दिया जाता है पैसा, ताकि उसका जो लॉस हुआ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड उसको फुलफिल किया जाए। तो गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज ला रही है जिससे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को सक्सेस मिल चुके, पर ये अभी भी क्या कहना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड ही है, पुअर क्लासेस तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। ओके बट दीज इंसेंटिव्स हैव नॉट बीन वेरी इफेक्टिव, सो द प्रोग्राम मस्ट बी ऑन वॉलंटरी बेसिस। ओके वॉलंटरी मतलब सब खुद आके उस पर पार्टिसिपेट करे उस प्रोग्राम्स में, बजाय कि गवर्नमेंट जो है सख्ती से उसको लागू करे। लोग खुद को इतना लोगों का अवेयर बनाया जाए कि दे शुड बी मोर इन्वॉल्व ऑल इन ऑल दीज स्कीम्स। दैन लास्ट है इसका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ओके सो इसको फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था विद एम टू रेज द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? अब लोगों का क्या सोचना होता है, पीपल जनरली थिंक दैट मोर हैंड ओके दैट मोर मनी, बट दे फॉरगेट अबाउट दैट मोर हैंड मोर मनी बट देयर आर मोर स्टमक टू फीड, है ना। ज़्यादा पेट भी तो है, मुंह भी तो है खाने के लिए, फिर उतनी भूख भी तो लगेगी। तो कैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा? आप एजुकेशन नहीं दे पाओगे, और जब एजुकेशन दोगे कोई स्किल वर्क होगा, आप कोई मजदूरी वाला काम कर रहे हो तो उससे इनकम नहीं बढ़ने वाली है। ओके आपकी इनकम किससे बढ़ेगी? जब आप एजुकेटेड हो, जब आपके पास कोई स्किल है, आपका ऑब्वियसली सैलरी बढ़ेगी। तो फर्टिलिटी इज लो इन हायर इनकम ग्रुप्स। ये देखा गया है कि जो अच्छी वेल स्टैब्लिश फैमिली से हैं उनके घरों में फर्टिलिटी रेट कम होती है, और जो एजुकेटेड लोग हैं, सो फर्टिलिटी रेट कैन बी लोवर्ड बाय इंक्रीजिंग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, क्योंकि लोगों को प्रोस्पेरिटी से रहने का एक आदत पड़ जाएगी कि भैया हमें तो अच्छे से रहने की आदत है, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे, फैमिली बड़ी होगी तो सबकी नीड पूरी करने में रह जाएंगे और एक अच्छी हम लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को लो करेंगे, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी रेट कम आएगी, क्योंकि लोग खुश रहेंगे। ओके और वो मतलब जानेंगे कि कम बच्चों से अगर बच्चे कम होंगे तो फैमिली की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी और हम भी खुश ही रहेंगे उस सब चीज़ों में। ठीक है, तो आज हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की बकायदा। किन किन चीज़ों के बारे में बात की हम एक बार देख लेते हैं। हमने देखा कि एक इंट्रो लिया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में। देन फैमिली हेल्थ क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, फैमिली प्रोग्राम्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। ओके देन इम्पैक्ट क्या है फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज़ का। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स की। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें आप मुझे 3 मार्कर में फैमिली हेल्थ की डेफिनेशन लिख के बताइए, और 6 मार्कर में डिस्कस इन ब्रीफ द स्ट्रेटजीज फॉर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और आप चाहते हैं मैं कोई और वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।